अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके। आप ना वो ऑफ करना है कैमरा। तो हम देख लेते हैं आज का टॉपिक। कल जो चीज रह गई थी वो बाद में एंड पे बताती हूँ, टाउन प्लानिंग की जो वो कर रहे थे। ठीक है। तो अभी आप मेरी बात सुनिए, देखें जब डेवलपमेंट होती है ना, अर्बन ग्रोथ होती है, तो अर्बन ग्रोथ कैसे होती है? ग्रोथ होती है तो ग्रोथ किस पैटर्न पे होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाउ डज सिटी ग्रो? सिटी ग्रो कैसे करता है? सब लोगों ने कनेक्ट कर लिए? तो बच्चे, बात ये है कि ग्रोथ के डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। सिटी की ग्रोथ के डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, उसमें आपके पास। एक मिनट बेटा, अभी हम वो सिलेबस निकालते हैं, मैं आपको फिर बताती हूँ। रिबन डेवलपमेंट। रिबन डेवलपमेंट क्या है कि कम्युनिकेशन रूट के अलोंग डेवलपमेंट हो रही है। कम्युनिकेशन रूट्स हैं, उसके अराउंड डेवलपमेंट हो रही है। जो न्यू सिटी की डेवलपमेंट हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? कम्युनिकेशन रूट के अराउंड। इस पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट को हम कहते हैं रिबन डेवलपमेंट। दिस पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इज रिबन डेवलपमेंट। स्प्रॉल क्या होता है? लो डेंसिटी हाउसिंग। लो डेंसिटी हाउसिंग विद हाई कम्यूटिंग डिस्टेंस। कम्यूटिंग कम्युनिटी भी इसको कहते हैं। शहर के सब अर्ब में ट्रांसपोर्टेशन रूट के अलोंग नहीं हो रही है, बिल्कुल ऑपोजिट है। वहां डेवलपमेंट हो रही है जहां पर लैंड ज्यादा अवेलेबल थी, लोगों ने इंडिविजुअल हाउसेस बना लिए हैं, बड़े बड़े फार्म हाउसेस बना लिए हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन रूट कोई नहीं है मेन, यहाँ से सिटी के साथ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क नहीं है, बट बिकॉज इनके पास अपनी इंडिविजुअल कार्स होती हैं, तो ये इस टाइप की ग्रोथ को प्रेफर करते हैं। तो सिटी ग्रो कर रहा है रिबन डेवलपमेंट की फॉर्म में या अर्बन स्प्रॉल की फॉर्म में? अब इसमें देखें कि जो रिबन डेवलपमेंट है ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सिटी का ग्रो करना इस फॉर्म में कि ऑलरेडी स्टैब्लिश कम्युनिकेशन नेटवर्क के सराउंडिंग में अगर ग्रोथ हो रही है, तो इट मीन्स कि ये एक पॉजिटिव साइन है। जबकि दूसरी तरफ स्प्रॉल होता है जो कि रिबन डेवलपमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। लो डेंसिटी हाउसिंग होता है और हाई कम्यूटिंग डिस्टेंस होता है। फिर होती है सैटेलाइट ग्रोथ। गार्डन सिटी मूवमेंट अगर किसी ने पढ़ी हो, तो ये आपका मेन सिटी है, कोई भी मेन सिटी। जो सैटेलाइट ग्रोथ है, दिस इज द मोस्ट प्लान्ड और मोस्ट आइडियल मॉडल है। द मोस्ट प्लान्ड एंड मोस्ट आइडियल, और ये आइडियल ग्रोथ मॉडल है। और आपको पता है कि फिर आइडियल चीजें एग्जिस्ट तो नहीं करती। तो ये मेन सिटी है। अब अगर इसमें ग्रो करना है तो ये कैसे ग्रो करेगा? यहाँ पर इसकी एक सैटेलाइट सिटी बना देंगे, यहाँ पर इसका एक और सैटेलाइट सिटी बना देंगे, यहाँ पर इसका एक और सैटेलाइट बना देंगे। और हर सैटेलाइट की भी एक लिमिट होती है पॉपुलेशन की। उस पॉपुलेशन लिमिट से ज्यादा वो सैटेलाइट, जो सिटी का सैटेलाइट है, वो डेवलप नहीं किया जाता। यानी हम शहर की बाउंड्रीज को नहीं छेड़ रहे, उसके साथ अगर और हमने कनेक्ट करना है सिटीज को, उसके साथ अगर हमने और कनेक्ट करना है,
लोगों को, तो उसको कनेक्ट करने के लिए उसके सराउंडिंग में हम इस तरह से सैटेलाइट ग्रोथ करें। फिर उसके बाद आपके पास आती है स्कैटर्ड ग्रोथ। तो स्कैटर्ड का कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता। जैसे हमने स्प्रॉल का कहा कि दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कि डेंसिटी लो होगी और कम्यूटिंग डिस्टेंस ज्यादा हो। स्प्रॉल का हमने बता दिया कि कम्युनिकेशन रूट के अराउंड डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी। स्कैटर्ड ग्रोथ, स्कैटर्ड है, ये आपका मेन सिटी है, कुछ यहाँ पे ग्रो कर गया, कुछ यहाँ पे ग्रो कर गया, कुछ यहाँ पे ग्रो कर गया, ये भी अनप्लैंड है। फिर आपके पास होता है वर्टिकल ग्रोथ मॉडल। वर्टिकल ग्रोथ मॉडल जो है ये कंटेम्पररी एरा के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब वर्टिकल ग्रोथ कराया था कि ली कार्बेजर का आइडिया था एक्चुअली, लेकिन ही वाज यूटोपिक, टेक्नोक्रेटिक यूटोपिया था इसका। ये आगे रेडियंट सिटी पढ़ लेते हैं, टेक्नोक्रेटिक यूटोपिया था इसका। लेकिन बहरहाल ली कार्बेजर ने सबसे पहले वर्टिकल ग्रोथ का मॉडल दिया था। उसने कहा था कि स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स बना लो, वहां पर लोगों को एकोमुलेट कर लो, और जो सब अर्थ का इन्वायरमेंट है, जो नेबरहुड का इन्वायरमेंट है, वो वॉकेबल होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं बड़े बड़े देखो ये, वो कहता था कि पूरे के पूरे जो यूरोप के शहर है ना, टेबुला रेजा भी उसने कहा था कि पूरे के पूरे रेज कर दो इनको, रेज देम टू द ग्राउंड। अब ये पूरा ग्राउंड बन गया, यहाँ पे दरमियान में आपने बिल्डिंग खड़ी कर लेनी है जो कि 60 to 50 फीट इसने कहा था उसकी हाइट रखी। मल्टीपर्पज ये बिल्डिंग बन गई, यहीं पर सारी फैसिलिटीज इनको अवेलेबल होंगी। लेकिन वो अपने वक्त से बहुत ज्यादा आगे था उस टाइम पे, तो इस मॉडल को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली। लेकिन आज अगर हम देखते हैं न्यूयॉर्क के अंदर, पेरिस के अंदर, जितने भी जो इस तरह की सिटीज हैं, वहां पर ये वर्टिकल ग्रोथ ही चल रही है। और वर्टिकल ग्रोथ जो है, इसको ही प्रमोट करने की जरूरत है। अगर हम देखें कि हमारी करंट जो पॉपुलेशन ग्रोथ का सिनेरियो है, जो हमारी हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी का सिनेरियो है, उसको देखते हुए इसी मॉडल को प्रमोट करने की जरूरत है। लेकिन कल्चरल कंस्ट्रेंट्स भी बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजिकल तो है ही है, ठीक है, लेकिन कल्चरल कंस्ट्रेंट्स भी, खास तौर पे साउथ एशियन रीजन के अंदर, क्योंकि इंडिविजुअल प्राइवेसी इम्पैक्ट होती है और कल्चरल प्रेफरेंस होती है कि आपका अपना अलग घर हो। फिर कंसेंट्रिक स्प्रेड, कंसेंट्रिक स्प्रेड क्या होगा? सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वाली वो सीबीडी की थी, ये कंसेंट्रिक जोन बनता है। ये पहले ये सिटी की ये बाउंड्री थी, फिर ये हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी। और ये मॉडल कहाँ से आया? ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मॉडल से ही आया, ईडब्ल्यू बर्जेस का जो मॉडल। फिर होती है लीप फ्रॉग डेवलपमेंट। लीप फ्रॉग डेवलपमेंट क्या होती है? लीप फ्रॉग एज अ टर्म तो पता है ना आपको? ये आपका शहर है, इतनी देर से गोल बनाते चकोर बना लेते, जरूरी नहीं है कि शहर की बाउंड्री ऐसी हो। ये आपका सिटी है, अब इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो आइडियली तो मतलब अगर इसकी ग्रोथ होनी चाहिए तो या तो वो स्कैटर्ड सैटेलाइट ग्रोथ हो, इसके ही सबर्ब में होना चाहिए ना। लेकिन लीप फ्रॉग डेवलपमेंट में ये होता है कि आपका ये जोन है बीच में, ये बिल्कुल वीरान होता है, यहाँ पे ग्रोथ नहीं होती। इस जोन को छोड़ के यहाँ पे ग्रोथ शुरू हो जाती है। अब ये जो दरमियान वाली इतनी सारी लैंड है, ये वैकेंट रह गई। अब इसकी भी बहुत सारी रीजंस होती हैं। बाज दफा ये आपका शहर था, आबाद था, इसकी अपनी बाउंड्रीज थी, ठीक है, तो कुछ हैवी इंडस्ट्रीज पेरिफेरी के अंदर होती हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर कोई एक हैवी इंडस्ट्री लगी हुई थी। अब जिसने नई जमीन खरीदनी है और घर बनाना है, या किसी हाउसिंग सोसाइटी वाले ने ही कोई सोसाइटी बनानी है, और वो चाहता है कि मतलब हाई इनकम लोग वहां आके रहें, तो क्या इसकी पेरिफेरी में वो लोग रहेंगे? वो नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पोल्यूशन ज्यादा है, यहाँ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ज्यादा है।
ट्रैफिक कंजेशन है, एनीथिंग लाइक दैट। तो वो इतना सारा ये जो लैंड है बीच में, इसको वैकेंट छोड़ देते हैं और यहाँ पे जाके ग्रोथ शुरू कर देते हैं। ये भी नेगेटिव ग्रोथ मॉडल, ये भी नेगेटिव ग्रोथ मॉडल है। फिर उसके बाद आपके पास एक चीज आती है जिसको आप कहते हैं अर्बन एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट का क्या मतलब होता है? किसी इंक्रोचमेंट एक एज अ टर्म जो है ना, वो क्या है कि किसी एक की बाउंड्री के साथ जाके ओवरलैप करना। यानी मैं मिसाल ये देती हूँ कि ये शहर आबाद था, यहाँ पर रेजिडेंशियल जोन था, ये इन्होंने इंडस्ट्रियल जोन बनाया हुआ था, ये कमर्शियल जोन था, ठीक है, ये कोई आपका फर्ज करने हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट है, इसको इन्होंने प्रिजर्व किया, ये एक्चुअली आपकी रेजिडेंशियल जोन है, ठीक है, ये कमर्शियल था, ये इंडस्ट्रियल था। हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम इमेजिन कर रहे हैं समझने के लिए। अब इंक्रोचमेंट क्या है? इंक्रोचमेंट ये है कि ये जो लैंड प्रिजर्व की हुई है हमने किसी भी पर्पस की वजह से, आइदर ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव इकोसिस्टम है, आइदर यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर आप इमेजिन कर लें कि आपके फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है जो आप नहीं यहाँ से खत्म करना चाह रहे हैं, कोई भी एक वजह है जिसकी वजह से ये लैंड प्रिजर्व की गई है, ग्रीन एरिया प्रिजर्व किया गया है, तो ये रेजिडेंशियल जोन पहले थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ेगा, फिर यहाँ बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, और जब इसकी बाउंड्री पे आके यहाँ पे ओवरलैप करना शुरू कर देगा तो हम कहेंगे कि क्या कर रहा है इसलिए एनक्रोचमेंट। तो सिटीज की जब हम प्लैंड ग्रोथ नहीं करते तो वो अनप्लैंड ग्रोथ होती है, क्योंकि देखिए ग्रो तो करना है, तो अनप्लैंड हो जाती है बिकॉज ग्रोथ इनएविटेबल है। और करंट फैक्टर्स को अगर आप देखें तो फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, कल्चरल प्रेफरेंस की वजह से अर्बनाइजेशन ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक बाय 2030 70% ऑफ द पॉपुलेशन विल बी लिविंग इन द अर्बन सेंटर। तो ये हमने पढ़ा, इसमें से रिबन डेवलपमेंट, सैटेलाइट ग्रोथ, वर्टिकल ग्रोथ और कंसेंट्रिक स्प्रेड कुछ हद तक ये हमारे पॉजिटिव ग्रोथ मॉडल थे, जबकि अर्बन स्प्रॉल, स्कैटर्ड ग्रोथ, लीपफ्रॉग डेवलपमेंट और अर्बन एनक्रोचमेंट ये नेगेटिव ग्रोथ। यहाँ पर एक एमसीक्यू के लिए मैंने कहीं लिखा हुआ है, वर्ल्ड हाईएस्ट प्लेस सिटी इज पेरुवियन ला रिनकोनेडा, जो कि 5100 मीटर की हाइट पे है सी लेवल से। फिर आपके पास आ जाता है हायरार्की ऑफ सेटलमेंट। कंसेंट्रिक ये कि सेंटर में यू सिटी ग्रो कर रहा है, रेगुलर रिंग्स बन रही, कंसेंट्रिक जोन्स बन रही, ये इसकी ओरिजिनल बाउंड्री थी, बिल्कुल इसी तरह का एक और सर्कुलर बाउंड्री सिटी के अराउंड डेवलप हो गई है, तो ये कंसेंट्रिक जोन बन। सेंटर, कंसेंट्रिक एज अ वर्ड देख, टर्मिनोलॉजी देखा करें, इसका मतलब क्या है, ये सेंटर है ना, तो मतलब इसका सेंटर सेम ही रहेगा। अब इस सर्कल का भी करें ना तो यही सेंटर बनता है ना, कंसेंट्रिक ग्रोथ होगी। अच्छा, हायरार्की ऑफ सेटलमेंट अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो आपके पास आता है ना हायरार्की ऑफ सेटलमेंट, उसमें आपने सिर्फ ये शायद कर लेना है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, या ईपोलिस क्या, इसकी मतलब पॉपुलेशन वाइज आपने इनको डिवाइड कर। लेकिन देखिए बात ये है कि अगर वो आपके 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते सिर्फ उस पर कुछ नंबर्स लिख के कि हमने ये नंबर्स लिख दिए हैं और ये जस्टिफाई हो गए, कि 1000 को होगा तो ये होगा, आइसोलेटेड ड्वेलिंग कौन सी होगी, हेमलेट क्या होगा, बिग सिटी क्या होगा, मेगा सिटी क्या होगा, व्हाट एल्स यू आर गोइंग टू राइट। तो इसके अंदर आपने ये चीजें भी मेंशन करनी होती। हायरार्की ऑफ सेटलमेंट के ऊपर डिफरेंट टाउन प्लानर्स ने डिफरेंट अपनी क्लासिफिकेशन दी हैं। तो सबसे पहले
सर पैट्रिक गेडिस, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, इसको फादर ऑफ रीजनल प्लानिंग भी कहा जाता है। ये जो चीजें इस तरह से बताती हूँ, इनको जहन में रखा करो, एमसीक्यूज ऐसे ही बनते। एनीवन, फादर ऑफ प्लानिंग वैसे कहते किसको है? ये तो रीजनल प्लानिंग की बात कर रही हूँ ना। रीजनल प्लानिंग का आइडिया सर पैट्रिक गेडिस का दिया हुआ है। इसका गेडिस ट्रायो भी है, वो भी अलग डिस्कस करते हैं। हु इज द फादर ऑफ टाउन प्लानिंग? इसके मुताबिक टाउन तीन तरह के होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं, एक सेकेंडरी होते हैं और एक टर्शरी होते हैं। प्राइमरी जो होता है ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है, ये ऑर्गेनिक होता है और ये क्या कर रहा होता है, ये प्राइमरी नीड्स को फुलफिल कर रहा होता है। प्राइमरी नीड्स क्या है? फूड, वाटर। मतलब कहने का ये है कि यहाँ कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, यहाँ कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होती, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी होगी यहाँ पे। वो तो मैं बता रही हूँ कि रीजनल प्लानिंग का कहते हैं। नहीं, हसन आपको नहीं पता? अच्छा, हिप्पोडेमस। फादर ऑफ प्लानिंग। इसका नाम इम्पोर्टेंट है। तो ये कहता है कि प्राइमरी टाउन वो होता है जो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी होगी, यानी एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी होगी। यहाँ पर लोगों की जो है वो बेसिक नीड्स ही ये फुलफिल कर सकता होगा, यहाँ पर कोई बड़ी मार्केट्स नहीं होंगी, ठीक है, कोई कमर्शलाइजेशन नहीं होगी। सेकेंडरी टाउन वो होता है जहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, मार्केट होती हैं। और टर्शरी टाउन वो होता है जहां पर आपके पास जितनी अब फैसिलिटीज हैं वो सब अवेलेबल होती हैं, इधर एजुकेशन की हैं, हेल्थ की हैं, रिक्रिएशनल हैं, पॉलिटिकल आपकी जो सेंटर है वो भी आपका टर्शरी टाउन ही होता है। स्पेलिंग पे नहीं जाना। तो ये तो सर पैट्रिक गेडिस का था, जो कि उसने अपना दिया इसको। इसका ट्रायो, गेडिस ट्रायो भी कहते हैं, फादर ऑफ रीजनल प्लानिंग भी कहते हैं। टाउन प्लानिंग अर्बन मैनेजमेंट में इस बंदी की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद हम एक दूसरी क्लासिफिकेशन देखते हैं, यह है लिविस क्लासिफिकेशन। ये यहां से देख लेते हैं लिविस क्लासिफिकेशन। पहले ये देख लो फिर वो बताती हूँ। ग्रिफ टेलर की क्लासिफिकेशन होती है, हायरार्की ऑफ सेटलमेंट्स पढ़ रहे हैं हम। आप लोगों को सबसे ज्यादा मसला ये होता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। बेटा ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ ये इसी तरह से एक्सप्लिसिटली आएंगे, हिडन नहीं आएगा सवाल जो आपको लग रहा है कि कोई सवाल हिडन आए। जैसे मैंने आपको वो करवाया, अर्बन डिजाइन वाला टॉपिक कराया, जैसे मैंने आपको ये थेरीज ऑफ प्लानिंग कराया, ये सारी चीजें ये इसी तरह से क्वेश्चन देता है। सिलेबस में है या नहीं है लेकिन पढ़ना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है। अच्छा, ग्रिफ टेलर की क्लासिफिकेशन है, ये इंग्लिश ज्योग्राफर था, ठीक है। और उसने 6 स्टेजेस बताई हैं। उसने सबसे पहले बताई कि सब इन्फेंटाइल स्टेज होती है, ये अर्बन सेटलमेंट की बिगिनिंग है। स्मॉल नंबर ऑफ सेटलमेंट्स होती हैं विद अनडिफाइंड स्ट्रीट पैटर्न, ठीक है। यहाँ पर फार्मर्स होते हैं, कुछ मर्चेंट्स होते हैं, आर्टिसंस होते हैं, जो कि किसी टाउन की फाउंडेशन जो है वो बना रहे होते हैं। फिर आपके पास इन्फेंटाइल सिटी आता है। साइज ऑफ टाउन जो है वो ग्रो करता है क्योंकि अब यहाँ पर इमिग्रेशन शुरू हो जाती है। लैंड यूज यहाँ पर लेकिन अभी सेग्रीगेटेड नहीं, ठीक है।
लैंड यूज सेग्रीगेटेड नहीं है, यानी ये कमर्शियल जोन है, ये रेजिडेंशियल जोन है, ये मिक्स यूज जोन है, ये वाली जो जोनिंग है वो नहीं होती। लैंड यूज सेग्रीगेटेड नहीं है का मतलब जोनिंग यहाँ पर नहीं है अभी। दिस मीन दैट रेजिडेंशियल कमर्शियल एरिया ग्रो अलॉन्ग विद ईच अदर। ठीक है, फिर उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर मैं आपकी विजिबिलिटी के लिए इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दी, मैंने जल्दी में लिखा है तो। Bigger houses started to come up near the periphery of the town. There is an absence of the modern factory production system, but the household manufactured the goods. यानी home based industry, home based industry होगी। और अब ये जो इसकी स्टेज है सब इन्फेंटाइल से इन्फेंटाइल में, इसमें इसमें इसका रिमार्केबल फीचर क्या है कि यहाँ पर इमिग्रेशन स्टार्ट होती है, यानी यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होना शुरू हो जाएगी और उसकी वजह से सिटी ग्रो भी करेगा, लेकिन उसकी सारी बाउंड्रीज पैरेलल ग्रो कर रही हैं। बाउंड्रीज तो है ही नहीं, मतलब उसके डिफरेंट जो कंपोनेंट है वो पैरेलल ग्रो कर रहे हैं। रेजिडेंशियल जोन के साथ ही आपका जो है वो कमर्शियल छोटा सा एक जोन बनना शुरू होगा, क्योंकि जब आपके पास होम बेस्ड इंडस्ट्री भी है तो इसका मतलब है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स तो होगा ना, स्मॉल स्केल बेशक कह ले लेकिन मार्केट तो होगी। फिर उसके बाद आपके पास आता है जुवेनाइल जोन। ठीक है, यहाँ पर कमर्शियल सेंट्रल में कमर्शियल जोन आपका बन जाता है। ठीक है, लेकिन अभी भी लैंड यूज मिक्स है। रेजिडेंशियल एरिया कमर्शियल यूनिट्स के सराउंडिंग में ही डेवलप करेगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन नहीं होती है रेजिडेंशियल जोन की। वेरियस टाइप ऑफ हाउसेस, स्लम्स भी होंगे, वन रूम हाउसेस भी होंगे, गेटेड कॉलोनीज भी होंगे, बैंगलोज भी होंगे, मैंशंस भी होंगे। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैंने कहाँ किया है? थी अभी मेरे पास थी यहाँ पे। अच्छा, तो वो ये कह रहा है कि जो यहाँ पर ग्रोथ हो रही है वो ग्रोथ आपके अब कमर्शियल जोन के सराउंडिंग की वजह से हो रही है, क्योंकि वहां पर कोई ना कोई आपकी फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री में जाहिर है लोग काम करते हैं, अब लोग काम करते हैं तो लोगों ने रहना भी है, उनको रिहाइश भी चाहिए। उनको रिहाइश चाहिए तो वो अपनी रिहाइश के लिए कोई एक कमरे का घर होगा, कोई कच्ची आबादी होगी, कोई किस किस्म का घर होगा, कोई आपको सिमिट्री नजर नहीं आ रही है। फिर वो कहता है अडल्सन स्टेज आती है, रेजिडेंशियल यूनिट डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर इकोनॉमिक क्लास या मिडिल क्लास, ठीक है, व्हाइट कॉलर जॉब्स के लिए जो लोग होते हैं वो इमर्ज करना शुरू। फिर अर्ली मेच्योरिटी की स्टेज है, डिग्री ऑफ रेजिडेंशियल डिफरेंशिएशन इंक्रीजेस, द सिटी ग्रोज, सेग्रीगेशन ऑफ रेजिडेंशियल एरिया बिटवीन डिफरेंट क्लासेस। अब मेच्योर स्टेज के अंदर वो डिफरेंस क्या है अडल्सन स्टेज से, कि यहाँ पर अब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जोनिंग भी डिफरेंट हो जाएगी। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अकॉर्डिंग रेजिडेंशियल जोन ही डिफरेंट हो जाएंगे। ये मिडिल क्लास हाउसिंग है, ये लो इनकम लोगों की हाउसिंग है, ये पुअर क्लास ये हाई क्लास के लोगों के घर हैं। तो ये जो सेग्रीगेशन जाकर होती है वो मिच्योरिटी की फेज में होती है। अडल्सन के फेज में रेजिडेंशियल जोन कमर्शियल जोन से अलग हो रहा है। मिच्योरिटी अर्ली मेच्योरिटी की फेज में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बेस के ऊपर जो आपकी हाउसिंग लोकेलिटी है वो भी डिफरेंट हो जाएगी। मेच्योर फेज में क्लियर लैंड यूज पैटर्न इमर्ज होता है, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल जोन्स आर लिमिटेड टू द सर्टेन एरिया, इट हैपेंस थ्रू म्युनिसिपैलिटी रूल्स और लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस। अच्छा, अब हुआ क्या है एक्चुअली, अब आप ये देखें, मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या है। अब जरूरी नहीं है कि हर टाउन ऐसे सिटी बन जाए, लेकिन जहां पर हो रहा है वहां पर ऐसा क्यों हो रहा है। समझ लें ये एक रूरल एरिया था। अब यहाँ पर फॉर इंस्टेंस कोई ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन हो गई, या यहाँ से कोई सी पैक का रूट गुजर रहा है, या यहाँ पर कोई किसी वजह से कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस हैं, कोई पोटेंशियल आपको नजर आता है, कोई पोटेंशियल नजर आता है कि यहाँ पे इकोनॉमी ग्रो कर सकती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सबसे पहले
यहाँ पर कोई छोटी मोटी फैक्ट्री लग जाए, या बाज दफा ऐसे भी रूरल एरियाज हैं जहाँ पर ये डेयरी के प्रोडक्ट की फैक्ट्रीज लग जाती। अब ये तो रूरल एरिया था ना, समझ लें रूरल एरिया था, प्री इन्फेंटाइल स्टेज के अंदर रूरल एरिया था, कैटर्ड हाउसिंग थी, कुछ भी नहीं था इसमें, कच्चे मकान थे। अब मेन लग गई यहाँ पर कोई फैक्ट्री। जब फैक्ट्री लग गई तो लोगों ने भी यहाँ काम करना शुरू किया, जहाँ काम करना शुरू किया तो उन्होंने अपने लिए छोटे छोटे साथ में अपार्टमेंट बनाना शुरू किए, 1 यूनिट हाउसिंग बनानी शुरू की। कुछ लोग वैसे ही कच्ची आबादी के फॉर्म में यहाँ पर जो है वो अभी भी बस रहे हैं, कुछ पैटर्न इंप्रूव होता जा रहा है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पर सेग्रीगेशन होती जाएगी होती जाएगी, और एक टाइम आएगा कि वो प्रॉपर सिटी बन जाएगा। ठीक है, जहाँ ये रेजिडेंशियल जोन है, ठीक है, यहाँ फैक्ट्री भी लगी हुई है। अभी इन्होंने जोनिंग नहीं किया, फाइनल मेच्योर स्टेज नहीं बता रही। अब ये फैक्ट्री भी लगी हुई है, यहाँ रेजिडेंशियल स्टेज भी है, यहाँ बच्चों के स्कूल कॉलेजेस भी हैं। अब यहाँ पर क्या शुरू हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे, किसके, ज्यादा रोड कंजेशन हो सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल कंसर्न शुरू हो जाएंगे। भाई ये इधर इतनी बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है, इसके सराउंडिंग में इस तरह से जो है रेजिडेंशियल जोन कैसे हो सकता है, ग्रोथ को इस लिमिट तक लिमिट करें, यहाँ पर हमने इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है, इसको हमने क्यों नहीं प्रिजर्व किया। जब ये प्रॉब्लम इमर्ज होते हैं तो फिर आपके नजर आती है कि फिर प्रॉपर लेजिस्लेशन स्टार्ट होती है, फिर गवर्निंग अथॉरिटीज जो हैं वो वहां पर प्रॉपरली एस्टेब्लिश होती हैं और वो लेजिस्लेट करती हैं और वो बताती हैं कि नहीं भाई, अब इस शहर में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर वर्टिकल ग्रोथ लिमिट की ये परमिजिबिलिटी होगी, यहाँ पर बिल्ट अप एरिया की ये परमिजिबिलिटी होगी, ऑल दैट। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रिफ टेलर। लिविस की जो क्लासिफिकेशन है वो कहता है, शहरों को नाम जो देता है, ई पोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगापोलिस, टायरेनोपोलिस और नेक्रोपोलिस। ई पोलिस, ये भी अगेन वही बात है कि ये एग्रीकल्चर बेस्ड, माइनिंग बेस्ड या फिशिंग बेस्ड कम्युनिटी हो सकती है। पोलिस मार्केट टाउन होता है, ठीक है, ये आप समझ लेना, हर किसी के का ताल्लुक किसी ना किसी गांव से, किसी एरिया से रहा होगा। हमारा एक गांव होता है, उसके सराउंड में जरूर कोई एक ऐसी तहसील होती है, कोई एक ऐसी मार्केट होती है जो कि इन सब उनकी जरूरियात को पूरा कर रही होती है। कोई छोटी सी मार्केट वाला एक बीच में टाउन जरूर होता है, तो वो पोलिस उसको कहते हैं जो मार्केट टाउन है। मेट्रोपोलिस है, 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है तो वो मेट्रोपोलिस है। जब मेन सिटीज एंड मेट्रोपोलिस कंबाइन करते हैं तो जॉइंट अर्बन सेंटर बनाते हैं, तो फिर इसको मेगापोलिस कहते हैं। टायरेनोपोलिस कहते हैं कि ये अल्टीमेट फॉर्म ऑफ आपको ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि ये वो थ्रेश होल्ड है जिसके बाद सिटी ग्रो नहीं करेगा, सिटी डिके ही करना शुरू। अब यहाँ पर इतना ज्यादा जब कोई सिटी ग्रो कर जाता है तो उसका अपना एक कल्चरल पैटर्न डेवलप हो जाता है। वहां की फूड स्ट्रीट का एक अपना अलग से वो होता है, वहां के कैफेज कैसे हैं, वहां पे कूलिंग कैसी है। जैसा कि आप देखें, लाहौर जो है वो एजुकेशनल सेंटर है, फैसलाबाद हमारा टेक्सटाइल सेंटर है। फिर लोगों के जिस तरह से कहते हैं कि लाहौरियों के सोने जागने के औकात डिफरेंट होते हैं, तो उनका एक अपना कल्चरल पैटर्न है ना। किसी और शहर में जाएंगे तो उनके एक अपने कल्चरल प्रेफरेंसेस होंगे, जिंदगी गुजारने के तरीके होंगे। सदर में मार्केट 11 बजे से पहले नहीं खुलती, तो ये क्या है, ये वहां का एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो डेवलप हो जाता है। जो नेक्रोपोलिस है, नेक्रोसिस, कोई अगर मेडिकल के बैकग्राउंड से हो, नेक्रोपोलिस वो सिटी होता है जो कि, नेक्रोसिस कहते हैं सेल्फ ईटिंग को। नेक्रोसिस कहते हैं सेल्फ ईटिंग को। यहाँ पे शहर खुद ही अपने आप को तबाह करने लगता है। अब होता ऐसे क्यों है, बिकॉज क्योंकि आपने ओवर बर्डनाइज कर दिया है। यहाँ पर वो चीज कुछ लिखी हुई है, कुछ चीजें नहीं लिखी हुई, ओवर बर्डनाइज कर दिया है। जैसा कि क्लासिकल एग्जाम्पल है कराची की हमारे सामने,
वो आहिस्ता आहिस्ता नेक्रोपोलिस में कन्वर्ट हो रहा है, बल्कि मैं तो कहती हूँ हो चुका है। वो हमारा ट्रेडिंग सिटी था, वो हमारा, क्योंकि हमारी मैरी टाइम बाउंड्री है वहां पर, उसकी वजह से। लेकिन हर दूसरा बंदा रुख करता है कराची का। तो भाई एक लिमिट होगी ना जहाँ उसकी अकोमोडेट करने की। अब जो लोग जाते हैं, जाना भी उन्होंने मेन वस्त में रहना है कराची के। फिर इसकी वजह से एक तो ये प्रॉब्लम्स तो ऑब्वियसली होते हैं कि आपके पास वो नहीं होता, रिसोर्स कंस्ट्रेंट हो जाते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन सोशल और कल्चरल कंस्ट्रेंट भी होते हैं। और उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट सबसे ज्यादा होते हैं। क्या होता है आपके पास? डेमोग्राफिक इम्बैलेंस। दैट व्हाट हैपनिंग इन कराची, दैट व्हाट हैपनिंग इन इवन बलोचिस्तान नाउअडेज। जब एक जगह बहुत ज्यादा लोग इमिग्रेट करके जाना शुरू कर दें, तो वहां के जो नेटिव लोग होते हैं उनके अंदर ये कॉन्शियसनेस क्रिएट होती है कि इस सिटी के रिसोर्सेज पे तो हमारा हक था, हमारी जॉब ये लोग खा गए। जिस, देखें, इमिग्रेंट तो इमिग्रेंट होते हैं ना, जैसे तो वो बेशक वो एक शहर से दूसरे शहर जा रहा हो या वो दूसरे कंट्री जा रहा हो। यूरोप भी तो यही कह रहा है ना आजकल कि हमने नहीं लेना, ये हमारी नौकरियां खा गए, इन्होंने हमारे कल्चर को तबाह कर दिए। तो ये जो डेमोग्राफिक इनबैलेंस है, ये क्रिएट होना शुरू हो जाए तो भी आपका नेक्रोपल। अब इन सब रीजंस की वजह से क्या होगा? जाहिर है, हमेशा इंसान है, रिसोर्स पे लड़ेगा, कन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, एपी सेंटर ऑफ पेंडेमिक्स बन जाते हैं ऐसे शहर। आए रोज नया वायरस, नया बैक्टीरिया, ऐसे ही सेंटर से जो है वो आपको मिलता है। तो हम वापस इस स्लाइड पे आते हैं, ये मैंने आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ लिखी हुई थी। यार ये मैंने करना था और फिर मैं, मेरे पास, अच्छा हाँ ये रह गई एक। हेरोल्ड मैकलिन की क्लासिफिकेशन है, उसने 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और इसकी जो कैटेगरीज हैं ये प्योरली जो हैं आपके पास पॉपुलेशन बेस्ड है। जो अभी तक बाकी हमने पढ़ी, उन्होंने डिफरेंट फीचर्स बताए थे, ये प्योरली पॉपुलेशन बेस्ड बताता है हायरार्की ऑफ सेटलमेंट में। उसने कहा ई पोलिस वो होगा जहाँ 25 से 5,000 की पॉपुलेशन होगी, पोलिस वो होगा जहाँ 5,000 से 10,000 होगी, फिर 25,000 मिच्योर इंडस्ट्रियल टाउन, 25 से 50 मेट्रोपोलिस, सिनाइल और मेगा सिटी 1 लाख और मोर, प्राइमेट सिटी 2.5 लाख से 5 लाख के दरमियान में यहाँ शहर। अब ये इसकी अपनी क्लासिफिकेशन। आपको समझ आई है कि जब आपके पास हायरार्की ऑफ सेटलमेंट का क्वेश्चन आएगा तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। फिर उसके बाद एक जनरल जो क्लासिफिकेशन दी जाती है वो इस तरह से दी जाती है: आइसोलेटेड ड्वेलिंग, एक या दो घर, हैमलेट फ्यूअर देन 100 हाउसेज, पीपल, पॉपुलेशन, ऊपर घर थे बाकी आ गया पॉपुलेशन आ गया, टाउन में 100 to 1000, सिटी 1000 to 10,000। ये जो बाकी हैं ये मैं आपको भेज दूंगी, ये मेरे पास लिखी हुई पड़ी हुई है। अब स्टेटिस्टिक्स है, स्टेटिस्टिक्स भूल जाती है, तो मैं ये आज स्लाइड बना रही थी तो मेरे माइंड में नहीं आ रहे थे। रफली मुझे याद है, लेकिन एग्जैक्टली जो है ना वो मेरे माइंड में नहीं आ रहा। तो मैं, मुझे रिमाइंड कराइएगा, मैं आपको भेज दूँ। विलेज और हैमलेट का डिफरेंस लिखा हुआ है। विलेज स्मॉल सेटलमेंट है, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है जो चीज, वो है थेरीज की,
या टाइप्स ऑफ प्लानिंग, ये हम देखते हैं। लेकिन हमारी ये क्लास एंड होने वाली है, तो 2 मिनट के बाद हम इसको डिस्कनेक्ट करके तो दोबारा मैं आपको लिंक शेयर करूंगी, उसको कनेक्ट कर लेना। एक्चुअली मैं प्रेफर करती हूँ मीट पे क्लास लेना, लेकिन आप लोगों को वो यूजर फ्रेंडली नहीं लगता, तो इसका जो है 40 मिनट का सेशन है जो एक्सपायर हो जाएगा। तो थेरी, अच्छा मैंने आपको जो कल एक शुरू कराई थी चीज प्लानिंग की, उसमें मैंने आपको ब्रॉड कैटेगरीज बताई थी कि पहले आया था ब्लूप्रिंट मॉडल, फिर मॉडर्निज्म की मूवमेंट आई, ऐसा ही था ना। और फिर एक मूवमेंट आई जिसको आप कहते हैं डेमोक्रेटिक मूवमेंट। मैंने आपको बताया था कि जो ब्लूप्रिंट मॉडल थे, ये सारे ये थे जिसमें एक स्ट्रिक्ट प्री डिफाइंड पैटर्न ऑफ ग्रोथ को स्पेसिफाइड कर दिया जाता है। यानी सिटी की ग्रोथ के अंदर शहर में रहने वालों का इसमें कोई इनपुट नहीं। ये ऑब्जेक्टिव किस्म का मॉडल है। इसमें जितने भी मॉडल हैं वो ऑब्जेक्टिव मॉडल है। इसमें प्लानिंग की जो भी टाइप्स हैं वो ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है। और ये बात याद रखिएगा कि वो यूटिलिटेरियन प्लानिंग हो, यूटोपिक प्लानिंग हो, या टेक्नोक्रेटिक यूटोपिया हो, ये सारे आपके ब्लूप्रिंट है। सबसे पहले ये वाली आपके पास एक आई थी यूरोप में, जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, तो देखें इंडस्ट्रियल सिटीज का जो एक्चुअली कॉन्सेप्ट है वो इमर्ज होना शुरू ही तब हुआ है जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट शुरू हुई है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन खैर जब हुई यूरोप के अंदर, तो उस एरा के अंदर जाहिर है मसाइल शुरू हो गए, रोड्स के, सैनिटेशन के, डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम शुरू हो गए। तो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग दैट हाउ वी शुड प्लान अवर सोसाइटीज, हाउ वी शुड प्लान अवर सिटीज। तो जो आइडिया सामने आया वो यूटिलिटेरियन था। क्यों था? क्योंकि देखें हमेशा ह्यूमन साइकी रही है, जब भी कोई न्यू चीज हमारी सोसाइटी में इमर्ज होगी ना, तो हम इनिशियल ऑब्सेशन होती है लोगों की उसके साथ। वो आपके लिए एक बड़ी फैसिनेटिंग होती है। तो इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन नया नया हुआ और ये कमर्शलाइजेशन नई नई हुई, तो इस एरा में सबका फोकस एक ही चीज पे था कि मैक्सिमम डिग्री ऑफ आउटपुट जनरेट किया जा सके सिटीज से। तो इन्होंने कहा कि हम प्लानिंग ऐसे करेंगे जिसमें हम कमर्शियल एक्टिविटीज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सकें। कमर्शियल एक्टिविटी को, अच्छा अब नाम यूटिलिटेरियन है, आपने जेरमी बेंथम का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा। यूटिलिटेरियन हमेशा कलेक्टिव गुड्स की बात करते हैं जिसमें सबका फायदा हो। लेकिन इनकी पैटर्न ऑफ थिंकिंग ये था कि जब हम कमर्शियल प्लानिंग करेंगे तो उसकी वजह से कलेक्टिवली सिटी की इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो सबके मसाइल हल हो जाएंगे। तो उनका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं था, लेकिन